तो शुरू करें। तो अब हम लोग को पढ़ना था आज से अप्रोचेस ऑफ प्लानिंग। ठीक है। अप्रोचेस ऑफ प्लानिंग में कई टाइप की अप्रोचेस होती हैं। पहली होती है टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो टॉप मैनेजमेंट है ये इनिशिएटिव लेता है, मतलब ये फॉर्मुलेट करते हैं कंपनी की स्ट्रेटजी, पॉलिसी ना, ऑब्जेक्टिव ये प्लान करते हैं। और फिर डाउन में क्या करना होता है, उसको मिडिल जो लाइन रहती है उसको ट्रांसलेट करती है। जब से लोअर लोग रहते हैं उसको केवल परफॉर्म करना होता है। ठीक है। तो टॉप टू डाउन में क्या होता है कि मेजर मेजर इनिशिएटिव जो लेंगे वो टॉप मैनेजमेंट लेगा। ठीक है। मिडिल वाले उसको सुपरविजनली देखेंगे देखेंगे मतलब कैसे काम करवाना है लोगों से। और लोअर लेवल का लोग काम करेंगे, उस प्लानिंग जो बनाई होगी उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है। तो उसमें प्लान टॉप मैनेजमेंट करता है और एग्जीक्यूशन जो रहेगा वो बॉटम या डाउन मैनेजमेंट करेगा। दूसरा है बॉटम अप अप्रोच। ठीक है। तो बॉटम अप्रोच में क्या होता है कि लोअर लेवल से सेटअप कराया जाता है, लोअर लेवल्स के लिए रिव्यू लिए जाते हैं। ठीक है। मतलब प्लान बनाएगा लोअर लेवल, बॉटम लेवल, और उसको टॉप लेवल रिव्यू करने के बाद उसको अप्रूव कर देगा। ठीक है। एक है कि बॉस ने अपना, मतलब जो टॉप मैनेजमेंट में है उसने प्लान बनाया और तुम लोग को बता दिया कि भैया ये प्लान इसके हिसाब से काम करना है। और एक है कि तुम ही लोग से प्लान बनवाया और फिर उसको रिव्यू करने के बाद जो भी चेंजेस करने होंगे वो चेंज करने के बाद हमने फाइनल कर दिया। ठीक है। ये तो वो बात होगी कि मान लीजिए आपको एप्लीकेशन लिखना नहीं आता तो आपने कहा कि सर एप्लीकेशन लिखवा दिए स्कूल के, तो एक कहा कि हमने कहा बेटा तुम अपने आप से पहले लिखो और जो सही लगेगा हम करेक्शन कर देंगे। तो ये हो गया टॉप बॉटम, नहीं बॉटम अप। पहले आपने काम किया फिर हमने उसको सुपरवाइज कर दिया। और टॉप डाउन में क्या होता है कि हम खुद कर देंगे फिर आप खुद कि भाई ये काम आपको करना, तो प्लानिंग अपना कर देंगे और एग्जीक्यूशन तुमसे करा देंगे। फिर होता है कंपोजिट अप्रोच। कंपोजिट अप्रोच में क्या होता है कि टॉप और बॉटम सब लोग मिल के प्लानिंग करते हैं। सब लोग की टीम बनेगी। ठीक है। सब लोग बैठेंगे और सब लोग कंट्रीब्यूट करेंगे अपने अपने व्यूज, और उसके हिसाब से प्लानिंग होगी। ठीक है। तो सबको बुलाएगा। और टीम अप्रोच में क्या होता है कि इसमें क्या करते हैं, हम कुछ लोग की सिलेक्टेड टीम बना लेते हैं, सारे कंपोजिट में सब रहेंगे। ठीक है। कंपोजिट में जितने लोग हैं टॉप बॉटम डाउन सबको इकट्ठा बुलाया जाएगा और सबसे राय मशवरा किया जाएगा। और टीम अप्रोच में क्या होता है कि सिलेक्टेड लोग की एक टीम बनाई जाएगी। मान लो कंपनी के अंदर 200 एम्प्लॉइज हैं, तो 200 में से 10-15 को सेलेक्ट करके एक टीम बना ली गई और उनसे प्लानिंग करवाई गई कि भैया तुम लोग को प्लान करना है कैसे कैसे काम होगा। तो ये 4 टाइप के अप्रोच हो गए, इनके नाम आपको याद रखने हैं। एक है टॉप बॉटम, टॉप डाउन, या एक बॉटम अप है, एक हो गए कंपोजिट, और चौथी कौन सी हो गई बेटा, टीम अप्रोच। अब प्लान कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे प्लान होते हैं। ठीक है। तो टाइप ऑफ प्लान, प्लान होते हैं भैया दो टाइप के। एक है स्टैंडिंग प्लान, एक है सिंगल यूज प्लान। स्टैंडिंग प्लान वो प्लान होते हैं जिनको रेकरिंग प्लान भी कहा जाता है, मतलब एक बार प्लान बना देंगे वही चलता रहे। ठीक है। एक बार प्लान बना दिया तो उस प्लान को क्या करते हैं हम लोग, बार बार उसी प्लान को हम लोग यूज करते रहते हैं। स्टैंडिंग प्लान इज यूज अगेन एंड अगेन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। तो कोई मतलब लंबे समय के लिए आपने प्लान बना दिया वही प्लान से चलता रहता है। ठीक है। जैसे कि हमने कह दिया कि जो अपने यहाँ प्रोडक्शन होगा वो मशीनों से होगा। ये प्लान है कि भाई मशीनरी से हम प्रोडक्शन करवाएंगे तो लॉन्ग पीरियड यही चलता रहेगा ना, इसको बार बार बदलेंगे थोड़ी ना। तो एक है कि आपने सिंगल यूज प्लान बनाया। सिंगल यूज प्लान का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर काम के लिए आपने प्लान बनाया है, जैसे काम फिनिश हो जाएगा वो प्लान खत्म हो जाएगा। तो इनको हम लोग शॉर्ट टर्म प्लान बोलते हैं। यानी सिंगल यूज प्लान जो होते हैं वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में यूज होते हैं और एक ही बार यूज होंगे। अगली बार अगर वही काम दोबारा होगा तो फिर से प्लान बनाना पड़ेगा। अब इनके एग्जाम्पल भी ध्यान रखने, बजट, शेड्यूल, प्रोजेक्ट, ये एग्जाम्पल है सिंगल यूज प्लान के। स्टैंडिंग प्लान आर एसेंशियल फॉर स्मूथ ऑपरेशन। और स्टैंडिंग प्लान के एग्जाम्पल्स हैं ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स। ये सब आपके किसके एग्जाम्पल्स हैं, स्टैंडिंग प्लान के एग्जाम्पल्स हैं। ऑब्जेक्टिव है, पॉलिसीज है, तो एक बार ऑब्जेक्टिव बना दिया गया भाई चलता रहेगा, बाबा तो ना ऑब्जेक्टिव बदला जाता है।
कोई रूल्स है नियम कानून बना दिए गए तो वही चलते रहेंगे, बार बार थोड़ी ना चेंजेस होते रहेंगे उसमें। अब इसके बाद होता है प्लानिंग प्राइमिसेस। ठीक है, तो प्लानिंग प्राइमिसेस जैसे हमने कल बताया था कि जिस इन्वायरमेंट में प्लान इम्प्लीमेंट होंगे उन इन्वायरमेंट को क्या कहते हैं हम लोग, प्लानिंग प्राइमिसेस। तो प्लानिंग प्राइमिसेस इज द इन्वायरमेंट इन विच प्लान आर एक्सपेक्टेड टू बी इम्प्लीमेंटेड। तो जहां पे प्लान इम्प्लीमेंट होंगे उन्हीं को हम लोग प्लानिंग प्राइमिसेस बोलते हैं। प्राइमिसेस गाइड करता है इफेक्टिव प्लानिंग को। अब प्लानिंग प्राइमिसेस को कई तीन हेड में कैटेगराइज किया गया है। एक है इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्राइमिसेस, एक है कंट्रोलेबल, सेमी कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल प्राइमिसेस, और चौथा तीसरा है टेंजिबल और इनटेंजिबल। एक टेंजिबल होता है, एक इनटेंजिबल होता है। तो तीन पार्ट में उसको तोड़ सकते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल भी कह सकते हैं, या फिर कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल सेमी कंट्रोलेबल पार्ट में तोड़ा जा सकता है, या टेंजिबल इनटेंजिबल में। ये समझते हैं कैसे कैसे चलेगा। तो इंटरनल एक्सटर्नल प्राइमिसेस क्या है, फैक्टर विच एग्जिस्ट विद इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फर्निश द बेसिक फॉर इंटरनल प्राइमिसेस। ठीक है, तो जो ऐसे फैक्टर जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं इनको हम लोग इंटरनल प्राइमिसेस बोलते हैं। तो इंटरनल प्राइमिसेस की परिभाषा क्या हो गई, द फैक्टर विच एग्जिस्ट विद इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके एग्जांपल्स क्या हो गए, सेल फोरकास्ट है, कैश फ्लो फोरकास्ट है, कैपिटल बस्टिंग है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है, प्रोडक्ट लाइन है, मार्केटिंग मिक्स है। तो ये सब क्या है आपके इंटरनल प्राइमिसेस के अंदर आ गए। और एक्सटर्नल प्राइमिसेस में क्या होता है कि जो बाहरी क्लाइमेट में आते हैं, यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल कंडीशन इन द इकोनॉमी, ये सब क्या है आपके एक्सटर्नल। तो इंटरनल का मतलब वो फैक्टर जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और एक्सटर्नल का मतलब वो हो गया कि वो फैक्टर जिनको हम लोग बिजनेस प्राइमिसेस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करवा पाते, वो बाहर पे डिपेंड करता है। ठीक, पॉलिटिकल क्या डिसीजन लेंगे हमको नहीं पता है। तो कंट्रोलेबल, सेमी कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल, तो जिन चीजों को, जिन फैक्टर को आप कंट्रोल कर सकते हो उनको कंट्रोलेबल प्राइमिसेस बोलते हैं। द प्राइमिसेस विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय द मैनेजमेंट आर नोन एज कंट्रोलेबल प्राइमिसेस। जैसे इंटरनल पॉलिसी हो गई, ये तो भाई मैनेजमेंट ही बनाएगा, उसके कंट्रोल में है। क्रेडिट पॉलिसी है, क्रेडिट पॉलिसी का मतलब होता है कितने दिन का उधार देना है लोगों को, नहीं देना है। इन्वेस्टमेंट प्लान, रिसर्च प्रोजेक्ट, रूल्स एक्सेट्रा, ये सब क्या है मैनेजमेंट के जुरिडिक्शन के अंदर आते हैं, मतलब मैनेजमेंट के कंट्रोल में होते हैं, जैसा मैनेजमेंट चाहे वैसा बना दे। सेमी कंट्रोलेबल का मतलब होता है कि मैनेजमेंट के हाथ में कुछ पार्ट उसका कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ पार्ट उसका कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे इसके एग्जांपल हैं यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन, फर्म शेयर इन द मार्केट, मार्केट स्ट्रेटजी, लेबर टर्नओवर। ये सब क्या है कि थोड़ा तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन थोड़ा नहीं। जैसे लेबर टर्नओवर का मतलब जानते हो क्या होता है, लेबर आपकी कितनी बार बदल जाती है। तो भाई थोड़ा तो अपने कंट्रोल में है कि लेबर को सही पेमेंट दो, सही सुविधाएं दो, तो ना भाग भाग के बार बार जाए, बदलना ना पड़े अपने को लेबर। लेकिन पूरा कंट्रोल में थोड़ी ना है, फिर भी हो सकता है उसको कोई सैलरी अच्छी ऑफर कर दे, वहां चला जाए वो। तो मतलब थोड़ा तो कंट्रोल कर सकते हो लेकिन थोड़ा तो कंट्रोलेबल नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेमी कंट्रोलेबल। कि काफी हद तक कंट्रोलेबल है लेकिन कुछ पार्ट इसका कंट्रोलेबल नहीं होता। और ऐसे प्राइमिसेस जिनको बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते तो इनको बोलते हैं अनकंट्रोलेबल। इसके अंदर आ गया नेचुरल क्लैमिटी, वॉर, स्ट्राइक, इनोवेशन, इमरजेंसी लेजिस्लेशन, ये सब क्या है अपने कंट्रोल में बिल्कुल नहीं होते। तो इनसे एक तो क्वेश्चन बनेंगे कि ये किसका एग्जाम्पल है। जैसे मान लो एग्जाम में लिख के आ गया कि नेचुरल क्लैमिटी इज एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोलेबल प्राइमिसेस, सेमी कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल। तो आप क्या टिक करोगे, अनकंट्रोलेबल। बात समझ लो, तो इनके एग्जाम्पल्स कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना। तीसरा है टेंजिबल एंड इनटेंजिबल प्राइमिसेस। तो प्राइमिसेस दैट कैन बी एक्सप्रेस इन टेंजिबल, मतलब फिजिकल टर्म्स में जिनकी वैल्यू दिखी है, मोनेटरी टर्म्स में है, जैसे लेबर के आवर्स हैं, यूनिट हैं, मतलब जिनको टेंजिबली आप जान सकते हो, देख सकते हो।
जिनको क्वांटिफाई किया जा सकता है, तो वो क्या हो जाते हैं आपके टेंजिबल। और जिनको क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं वो इंटेंजिबल होते हैं, जैसे पब्लिक रिलेशन है ना, एम्प्लॉय का मोराल है, रेपुटेशन ऑफ फर्म। तो इनको आप व्यक्त नहीं कर सकते, यानी अपनी फर्म की एक रेपुटेशन है, कितनी रेपुटेशन है क्वांटिटी में थोड़ी बता सकते हैं कि 10 रेपुटेशन है कि 15 है। जिनको आप क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हो वो टेंजिबल, जिनको क्वांटिटेटिव टर्म्स में क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते वो क्या हो जाते हैं आपके इनटेंजिबल प्रेमिसेस हो जाते हैं। समझ गए बेटा। तो यहाँ पे इस चैप्टर का एक पार्ट, इस चैप्टर में 4 पार्ट थे प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग करके, तो एक पार्ट खत्म हो गया है। अब हम लोग चल रहे हैं दूसरे पार्ट में। तो दूसरा पार्ट यहाँ शुरू हो रहा है, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। तो एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ management organizes defined the dividing and subdividing of the duty and responsibility which are necessary to any purpose and arranging them into group which is assigned to the individual। तो अंडरलाइन करो यहाँ से कि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है, डिवाइडिंग एंड सब डिवाइडिंग ऑफ द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऑर्गेनाइज करने का मतलब है कि कैसे अपनी ड्यूटी को हम लोग क्या करते हैं, बांटते हैं लोगों में कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, इसको ऑर्गेनाइज करना बोलते हैं। ठीक है, जैसे जॉर्ज टेलन डेफिनेशन दे रखा है, एस्टैब्लिश द इफेक्टिव अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग द सिलेक्टेड वर्कर पर्सन एंड वर्क प्लेस इन ऑर्डर टू ग्रुप वर्क इफेक्टिवली। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम अथॉरिटी देते हैं कि भाई आपके पास ये पोजीशन है, आपको ये काम करना, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके पास ये पावर। ठीक है, तो पावर देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, ये सब किसका काम होता है, ऑर्गेनाइजिंग का काम होता है। वही डेफिनेशन यहाँ भी दे रखी है, देखो यहाँ पे थोड़ी बड़ी है लेकिन है वही। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म, डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेलीगेट का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर करना, तो डेलीगेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एंड एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप फॉर द पर्पस ऑफ इनेबल। देखो हर डेफिनेशन में ये लाइन पक्का आती है, एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप। ठीक है, तो जो भी डेफिनेशन होगी ये पक्का आएगा। अब देखो पूरी पूरी डेफिनेशन याद नहीं रहती, डेफिनेशन में क्या अलग बात करी है वो लाइन याद कर सकते हो आप, पूरी पूरी डेफिनेशन नहीं याद रहती। जैसे लुइस एलन मेले में देखो तो ये अकोम्पनाइज वर्ड है, इस वाले में नहीं है। तो ऐसे करके बच्चे याद रख लेते कि अकोम्पनाइज वर्ड आ गया तो समझ जाते हैं लुइस एलन वाली है, नहीं आता समझ जाते हैं कि जॉर्ज टेरी वाली। ऐसे कूंट एंड डोनाल्ड वाले में दे रखा है आपका, ये इंटरनल स्ट्रक्चर जो वर्ड है वो इनकी डेफिनेशन में आता है, बाकी दोनों देखो कहीं इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं आ रहा है। तो ऐसे करके बच्चे याद रख लेते हैं कि भाई ये वर्ड है इसके डेफिनेशन में आता है, याद हो जाता है कि भाई अच्छा इंटरनल स्ट्रक्चर और रोल आ गया तो कूंट एंड डोनाल्ड वाली डेफिनेशन है। ठीक है, अकोम्पनाइजिंग आ गया तो लुइस एलन वाली है। तो इस तरीके से याद रख सकते हो अपनी डेफिनेशन, जिससे आपको एमसीक्यू में हेल्प मिलती है। अब चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए बड़ी बड़ी फर्म क्या बनाती, एचआर डिपार्टमेंट बताती है, जिसको हम लोग ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बताते हैं। ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या करती हैं वो, एचआर डिपार्टमेंट क्रिएट कर देती हैं। एचआर डिपार्टमेंट के मेन 3 काम होते हैं। पहला है एक्विजिशन ऑफ वर्क स्किल एंड एबिलिटी। एक्विजिशन का मतलब होता है एक्वायर करना, तब नए वर्कर को हायर करके लाओ। दूसरा काम होता है अडॉप्शन ऑफ अप्रोप्रिएट रोल बिहेवियर, इनके रोल क्या रहेंगे अपनी कंपनी में। और तीसरा है एडजस्टमेंट टू द नॉर्म्स एंड वैल्यू ऑफ द ग्रुप, वर्क ग्रुप। तो कभी कभी क्या होता है कि ग्रुप में काम होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां करती है ग्रुप बना देंगी, इसमें एक मैनेजर रहेगा, 4-5 एम्प्लॉय रहेंगे,
तो ये ग्रुप बना दिया, इनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि तुमको भैया ये वाला काम संभालना है। तो मैनेजर का काम होता है कि एम्प्लॉय से काम कराए और देख रेख रखे। तो ग्रुपिंग में काम होता है। तो ये सब भी काम क्या होता है, 4 डिपार्टमेंट का होता है कि किस ग्रुप में कौन से लोग रखोगे, कौन मैनेजर बनेगा, कौन लोग उसके सबऑर्डिनेट्स बनेंगे ना, ये सब उसका काम होता है। फिर देखो प्लेसमेंट का मतलब बताया गया। प्लेसमेंट का मतलब क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ द जॉब ऑन विच एक्सेप्टेड कंडीशन इज टू बी असाइंड एंड हिज असाइनमेंट टू दैट जॉब। ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजिंग के क्या प्रोसेस हैं, तो ऑर्गेनाइजिंग करने में ये प्रोसेस आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं वर्क को, फिर वर्क को ग्रुप में डालते हैं, कई सारे ग्रुप में तोड़ते हैं क्योंकि बड़ा काम होगा तो ग्रुप में डिवाइड करना होता है। ठीक है। फिर है इस्टेब्लिशिंग फॉर्मल रिपोर्ट रिलेशनशिप। तो इनके बीच में रिलेशनशिप बताते हैं, वही है कि कौन मैनेजर रहेगा, कौन उसके सबऑर्डिनेट्स रहेंगे, ये सब बनाना। फिर प्रोवाइडिंग द मेजरमेंट इवेल्युएशन एंड कंट्रोल। ठीक है। तो इवेल्युएशन का मतलब है चेकिंग करना, इवेल्युएट करना कि आपने क्या काम किया क्या नहीं किया। तो मैनेजर का यही काम रहता है कि अपने सबऑर्डिनेट्स जो दिन भर में काम करेंगे, शाम को देखेंगे भाई तुमने क्या काम किया क्या नहीं किया। इसे क्या बोलते हैं, मेजरमेंट इवेल्युएशन। फिर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें क्या होता है कि जो सुपीरियर बंदा रहता है वो अपनी अथॉरिटी कुछ ना कुछ डेलीगेट करता है, पावर थोड़ी सी ट्रांसफर करता है। और फिर कोऑर्डिनेशन। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर इतनी चीजें होती हैं, ये प्रोसेस है कि पहले आप क्या करो, वर्क को आइडेंटिफाई करो, फिर ग्रुपिंग करो वर्क की, फिर इस्टेब्लिश द फॉर्मल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, फिर प्रोवाइड मेजरमेंट इवेल्युएशन एंड कंट्रोल, और सबसे लास्ट में क्या है, सेकंड लास्ट है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सबसे लास्ट में कोऑर्डिनेशन। अब इनका मीनिंग यहाँ बताया गया है, एक बार देख लो। तो पहला स्टेप क्या हो गया आपका, फर्स्ट स्टेप हो गया ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, जिसमें हम लोग क्या काम करना है। ठीक है। क्या काम होना है वो आइडेंटिफाई करते। तो हेडिंग से पता है आइडेंटिफाइंग द वर्क। सेकेंड है ग्रुपिंग ऑफ वर्क। अगर वर्क बहुत ज्यादा बड़ा है तो उसका ग्रुप बना देते हैं कई सारे कि स्मूथ फ्लो हो पाए वर्क का, इसलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो जहां पे काम कोई बहुत बड़ा होता है तो उसको काम को कई पार्ट में तोड़ दिया जाता है, ग्रुप बना दिए जाते हैं काम के। तो फिर मैनेजर के कंट्रोल में वो लोग पर्टिकुलर डिपार्टमेंट काम करता है। तो काम को तोड़ने का मतलब है कई सारे डिपार्टमेंट बना देना ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। छोटे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट का ग्रुप बना देते हैं और एक ही आदमी उसको हैंडल करता है। बड़े बड़े में क्या होता है कि हर डिपार्टमेंट का एक अलग मैनेजर होता है। तो छोटी कंपनी में हल इतना नहीं अफोर्ड कर सकते ना पीपल कॉस्ट को, तो फिर वो क्या करते हैं, कई सारे काम एक ही आदमी के ऊपर डाल देते हैं कि तुम ही परचेज मैनेजर भी हो, तुम ही सेल्स मैनेजर भी हो, तुम दोनों काम संभालो। बड़ी बड़ी कंपनियों में ऐसा नहीं होता है, एक एक डिपार्टमेंट में कई सारे मैनेजर रखते हैं। अब सेल्स मैनेजर भी एक नहीं रहते, कई सारे रहेंगे, जोन वाइज तोड़ देते हैं, जितना बड़ा काम हो जाएगा उतना बड़ा डिवाइडेशन हो जाएगा कि तुम भैया नॉर्थ जोन संभालोगे, तुम ईस्ट जोन संभालोगे, तुम वेस्ट जोन देखोगे। उसमें भी बहुत बड़ा हो जाता है तो नॉर्थ जोन के अंदर कह देंगे कि तुम लखनऊ वाला जोन संभालोगे, तुम कानपुर वाला जोन संभालोगे। और बहुत बड़ा काम हो गया तो लखनऊ के अंदर तोड़ देंगे कि तुम जो है गोमती के इस पार वाला संभालोगे, तुम गोमती के उस पार वाला संभालोगे। समझ रहे हो, तुम गोमती नगर एरिया संभालोगे, तुम इंदिरा नगर एरिया संभालोगे, तुम बाकी रेस्ट ऑफ लखनऊ संभालोगे। तो जैसे से काम बड़ा होता जाता है वैसे वैसे डेलीगेशन बढ़ता चला जाता है। काम छोटा रहता है तो वही बंदा सब संभाल रहा होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। चलो आगे चलते हैं। तीसरा है इस्टेब्लिशिंग द फॉर्मल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। रिपोर्ट का मतलब होता है कि अपने काम को हम बताएंगे कि क्या हमने किया है क्या नहीं करना है। ऐसे हमने कह दिया कि भैया आपको काम करके फिर हमें रिपोर्ट करना है। ये कह दिया कि हमने अपने काम करके हमने कहा कि हमारा जूनियर बैठा हुआ उसको रिपोर्ट करना है, तो टेस्ट देने के बाद आप उसको रिपोर्ट करते हो। समझ लो। तो रिपोर्टिंग किसको करनी है, मतलब जो काम आपको असाइन किया जाएगा उसको करने के बाद किसको सौंपना है कि भैया हमने काम कर दिया, ये रही फाइल आप, उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग करना। तो फॉर्मल रिलेशनशिप बनाए जाते हैं कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा आगे। ठीक है। फिर है प्रोवाइडिंग द मेजरमेंट इवेल्यूशन एंड कंट्रोल। ठीक है। तो इसमें वही है कि बेसिस ऑफ मेजरमेंट बताए जाते हैं कि कैसे हम लोग चेक करेंगे कि आदमी का काम सही चल रहा है कि गलत चल रहा है। तो पीरियडिकली इंटरवल में क्या किया जाता है, उसको इवेल्युएट किया जाता है
कि जिससे अगर कुछ भी गलती हो रही है तो नेसेसरी रेक्टिफिकेशन लिए जा सके, जिससे हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस में ज़्यादा डेरिवेशन ना आए, डेविएशन ना आए। डेविएशन का मतलब होता है कि कुछ चेंज ना आने पाए। हाँ बेटा, फिर है डेलीगेटिंग अथॉरिटी। इसी में होता है ना, अथॉरिटी का मतलब होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आप ट्रांसफर करते हो। ठीक है, उनको ड्यूटी असाइन किया जाता है कि भाई आपका ये काम है, आपको इसको ऐसे परफॉर्म करके आना है। सबसे लास्ट में कोऑर्डिनेशन है कि इंडिविजुअल और ग्रुप कैसे आपस में कोऑर्डिनेशन बिठाएगा जिससे सारे फंक्शन स्मूथली हो पाए। तो इस चैप्टर में 4 पार्ट थे। प्लानिंग हो गया है, ऑर्गेनाइजिंग हो गया है, अब लोग करने जा रहे हैं स्टाफिंग, उसके बाद करेंगे लीडिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है कि कैसे आप ऑब्टेन करोगे। ऑब्टेन का मतलब लाना अपनी कंपनी के अंदर, और उनको मेंटेन करना। किसको? केपेबल एंड कॉम्पिटेंट पीपल टू फिल द ऑल पोजीशन फ्रॉम टॉप टू ऑपरेटिव लेवल। तो कैसे आप अपने यहाँ वैकेंसी फिल करते हो। स्टाफिंग का मतलब स्टाफ भरना, सिंपल भाषा में बात करें तो स्टाफिंग में कई सारी डेफिनेशन दे रखी हैं। जैसे डॉल्टन ने डेफिनेशन दी है ये, पूंच एंड डोनोल ने ये डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पे, और वेरिस ने ये दे रखी है। तो 3 डेफिनेशन दे रखी हैं। अब इनके बारे में देखो, यहाँ पे है कि बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्ड इनके में आ रहा है, बाकी में नहीं आ रहा है। बाकी रिक्रूटमेंट सिलेक्शन तो सब में ही आएगा, ट्रेनिंग ट्रेनिंग। पूर्ण टेंडर वाले में एग्जीक्यूटिव फंक्शन आ रहा है वर्ड, बाकी में नहीं आ रहा है। इनमें देखो, इनमें सब में रिक्रूटमेंट सिलेक्शन लिखा है, इसमें फाइलिंग एंड कीपिंग फील्ड लिखा है वेरिच वाली डेफिनेशन में। तो ऐसे आप याद रख सकते हो की पॉइंट कि किसके डेफिनेशन में क्या की मेन पॉइंट है। तो डॉल्टन वाले में क्या है, बिल्ड एंड ऑर्गेनाइजेशन आ जाए तो डॉल्टन वाली डेफिनेशन आ गई। एग्जीक्यूटिव फंक्शन वर्ड आ जाए तो कूंस वाली हो गई। ठीक है, और फिलिंग एंड कीपिंग फील्ड आ जाए तो फिर वेरिच वाली हो गई। तो ऐसे करके दिमाग में रखोगे तो हल्का हल्का याद रहेगा और कहीं आप सही टिक कर पाओगे कुल मिला के। अब स्टाफिंग के क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो इफ आई स्टाफिंग इज वाइटियल फंक्शन, अंडरलाइन करो,
वाइटल का मतलब होता है बहुत जरूरी, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है उसको वाइटल बोलते हैं। जैसे जीने के लिए हवा पानी जरूरी है, वैसे ही जो बेहद जरूरी होता है उसको इंग्लिश में वाइटल बोलते हैं। तो जो प्लानिंग था वो प्राइमरी फंक्शन था, मेन, और ये जो है वाई स्टाफिंग जो है वो वाइटल फंक्शन है मैनेजमेंट का। एमसीक्यू में आता है कि व्हाट इज वाइटल फंक्शन, तो आप स्टाफिंग टिक करोगे। अब क्यों वाइटल है ये समझना है। तो सबसे पहली बात है कि इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड पर्सन को हम लोग फैसिलिटेट करके लाते हैं, उनको पोजीशन बताते हैं कि क्या क्या काम है, उनको फिल करते हैं। फिर है राइट पीपल राइट जॉब के लिए जब उनको प्लेस करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी इनहेंस होती है। क्यों जरूरी है ये बता रहा है, ये नहीं कह रहा कि स्टाफिंग में क्या क्या काम करने होते हैं। स्टाफिंग में तो एक ही काम करना होता है, स्टाफ को फिल करना। अब उसके अंदर हो गया रिक्रूटमेंट, फिर सिलेक्शन, फिर फलाना का, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी। तो स्टेप जो है वो नहीं पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, क्यों वाइटल है ये पढ़ रहे हैं। तो इसलिए जरूरी है क्योंकि वेरियस पोजीशन फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होता है, कॉम्पिटेंट पर्सन चाहिए होते हैं। दूसरा, राइट पीपल को राइट अगर जॉब देंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि आउटपुट हमारा बढ़ेगा। फिर तीसरा है कि मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग का मतलब है कि किस ऑर्गेनाइजेशन में कितने स्टाफ की जरूरत पड़ेगी अगले साल, इसका एस्टिमेशन करना, इसी को मैन पावर प्लानिंग करना बोलते हैं। कौन टॉप पोजीशन उस डिपार्टमेंट में लेगा, इसको फाइंड करना। क्योंकि अगर मैनेजर ही गलत हो गया, मैनेजर ही सही काम नहीं करेगा, तो ना खुद काम करेगा ना नीचे वाले करवाएगा, सब मक्कारी करेंगे। तो किसको मैनेजर बनाना है, कौन टॉप पोजीशन में रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फिर है कि उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कैसे देंगे। फिर है कि नए वर्कर तो जो लाओगे लाओगे ही लाओगे, जो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है, मतलब जो एग्जिस्टिंग वर्कर है, उनसे बेस्ट कैसे काम करा पाओगे, उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे कर पाओगे। फिर उनका एडुकेट रेम्युनरेशन क्या होगा, एडुकेट एंड इक्विटेबल। देखो अगर रेम्युनरेशन आपने बहुत कम दिया, बहुत ध्यान से बात को समझना, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन रेम्युनरेशन कम दिया तो वे नौकरी की तलाश करने लगेंगे, आपके एम्प्लॉय कहीं और जॉब ढूंढने लगेंगे। और अगर ज्यादा दोगे रेम्युनरेशन बहुत ज्यादा, तो एक होता है कि फिर उस खर्चे करने में दिमाग लगाने लगेंगे काम में। समझ लो कि किसी की सैलरी पता लगा, किसी प्यून को आप 1 लाख महीना सैलरी दो, तो फिर प्यून वाला वो काम ही कहाँ करेगा। 1 लाख में तो सूट बूट पहन के आएगा, फिर कहाँ वो पानी पिला पाएगा सही से आपको। बात समझ लो। तो अगर आप बहुत ज्यादा ओवर पेमेंट करोगे तब भी आपका काम सही से नहीं होगा, और बहुत कम अगर पेमेंट करते हो तो मन लगा के वो काम नहीं करेगा, कहीं दूसरी जगह जॉब तलाशने लगेगा ना। तो इसका मतलब है कि एडिकेट पेमेंट, सही पेमेंट उसको करनी पड़ेगी, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, मार्केट के हिसाब से। फिर हाई एम्प्लॉय का मोराल उनके जॉब सेटिस्फैक्शन से आता है अगर राइट पीपल को राइट जॉब देते हैं। अब मान लीजिए मैं टीचर हूँ, ठीक है, तो मान लो किसी यूनिवर्सिटी या कहीं पे हमारी जॉब लगती, तो हम भाई, हमें अगर पढ़ाने वाला काम दिया जाएगा तो हम ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। हमें किसी काउंटर में फीस जमा करने के लिए बिठा देगा या कुछ और काम बैठा देगा तो उतने अच्छे से मन लगा के थोड़ी ना कर पाएंगे, है ना। तो अगर राइट पीपल को राइट जॉब आप देखते हो, उनको जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो उनका क्या रहता है, मोराल अच्छा रहता है। फिर है टॉप मैनेजमेंट को अवेयर होना चाहिए कि मैन पावर की रिक्वायरमेंट अगर कहीं हो रही है तो उसके ट्रांसफर, प्रमोशन, टर्नओवर, रिटायरमेंट, डेथ वगैरह का, इन सब का भी ध्यान रखना पड़ता है कि किसी एम्प्लॉय की डेथ हो गई तो उसकी जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा एम्प्लॉय कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा, वैकेंसी फिल करनी पड़ेगी। तो ये इन सब पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए कहा गया है कि भैया ये वाइटल हमारा चीज है। हेलो, हाँ भाई, यार एक क्लास ले रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, फ्री हो गए हम। अब स्टाफिंग के अंदर क्या प्रोसेस होगा, कैसे स्टाफिंग प्रोसेस काम करेगा, ठीक है। तो पहला होता है मैन पावर की प्लानिंग करना। तो मैन पावर की प्लानिंग में होता है कि अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग एंड एश्योरिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन विल हैव एडिक्वेट नंबर ऑफ क्वालिफाइड पर्सन available at a proper time and performing job which meet the need of entire environment which provide satisfaction of the individual involved.
डेल एस्बीच की डेफिनेशन है। तो मैन पावर प्लानिंग में एक ही लोग ने डेफिनेशन दिया, ये काम अच्छा किया है, एक ही डेफिनेशन है मैन पावर प्लानिंग की। तो देखो बेटा इसमें क्या होता है कि हम चाहते हैं कि जब भी कोई काम होगा तो हम ये अंदाजा लगाते हैं कि हमारा काम है वो कितने लोग कर देंगे। ठीक है, तो एडिकेट नंबर ऑफ एम्प्लॉय हम चाहते हैं कि भाई हमारे यहाँ रहे। तो इसमें हम लोग पहले ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करते हैं। मैन पावर प्लानिंग जो होती है वो 4 स्टेप में काम करेगी। पहले ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव आप डिटरमाइन करते हो क्या है, फिर उन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कैसी स्किल चाहिए लोगों के अंदर, ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या स्किल चाहिए। फिर ये एस्टिमेट करते हो कि अपने यहाँ जो एम्प्लॉय हैं क्या वो सारा काम कर पाएंगे कि 2-4 एम्प्लॉय और चाहिए हमको। और फिर अगर और एम्प्लॉय चाहिए तो डेवलप करते हैं एक्शन प्लान, जिससे हम जो ह्यूमन रिसोर्स की नीड है वो कैसे पूरा हो पाएगी। तो ये सब मैन पावर प्लानिंग में होता है। 4 स्टेप है। पहला ऑब्जेक्टिव फाइंड करो कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए क्या स्किल या एक्सपीरियंस की जरूरत है, ऐसे स्किल या एक्सपीरियंस वाले क्या अपने पास ऑलरेडी बंदे हैं कि नहीं है, और हैं तो क्या सफिशिएंट है, नहीं है तो फिर 2-4 हमें क्या करने पड़ेंगे, रिक्यूब करने पड़ेंगे। रिक्यूब जो है वो सेकेंड प्रोसेस है, लेकिन रिक्यूब करने हैं तो उनको कहाँ से रिक्यूब करेंगे, एक्शन प्लान बनाओ कि कैसे रिक्रूटमेंट वगैरह होगा, तो प्लानिंग करना। प्लानिंग करने के बाद फिर चालू होता है रिक्रूटमेंट का प्रोसेस, कि अगर आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉय कम है उस काम को पूरा करने के लिए, ठीक है, तो फिर क्या करते हो आप। तो प्लानिंग के रिक्रूटमेंट का डेफिनेशन देखो क्या लिखिए, द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग द सोर्स ऑफ मैन पावर टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टाफिंग। तो हम पता लगाते हैं कि कहां से हम एम्प्लॉय लेके आएंगे, कैसे एम्प्लॉय लेके आएंगे। तो जो जॉब वैकेंसी अपने यहाँ उसके लिए क्वालिफाइड कैंडिडेट ढूंढ के लाना, इसी को रिक्रूटमेंट करना बोलते हैं। ठीक है, अब रिक्रूटमेंट में मतलब सिंपल ये है कि भैया उनको अपना उनकी सीवी भी मंगाओ अपने पास। तो जो हमको चाहिए जिस टाइप के बंदे उस टाइप के हैं कितने अपने पास, तो एक फाइल आ जाए हमारे पास कहीं से। तो फाइल कैसे आएगी, सीवी मंगाओ उनकी, या वेबसाइट पोर्टल बनाओ, उस पर आप कहो कि भैया अप्लाई कर सकते हो, तो आपके पास डेटा है कहीं से आ जाए कि भाई हाँ 200 लोग हैं अपने पास जो इस जॉब के लिए फिट बैठते हैं। फिर अगर ज़्यादा आ जाते हैं, आपको चाहिए 2 एम्प्लॉय, आ गई 20 सीवी, तो उन्हीं 20 में से 2 को हायर करोगे ना, तो सेलेक्ट कैसे करेंगे, तो तीसरा प्रोसेस होता है सिलेक्शन। तो अगर रिक्रूटमेंट ज्यादा लोग का आ गया तो फिर उसमें से हम बेस्ट जॉब के लिए क्या करेंगे, अपने बंदे सेलेक्ट कर लेंगे। तो इंटरव्यू लगेंगे, ठीक है, एग्जाम लेंगे उनका एक आध बार, तो ये सब प्रोसेस होते हैं जिसके अंदर हम बंदों को सेलेक्ट कर पाते हैं। फिर सेलेक्ट करने के बाद जो सेलेक्ट हो जाएंगे उनको हम लोग क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर जॉब के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे। ये सब स्टाफिंग का ही काम है। ट्रेन करने के बाद फिर उसको प्लेसमेंट एंड इंडक्शन कर देंगे। प्लेसमेंट का मतलब है कि भैया उनको रैंक असाइन कर देंगे, ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर देंगे। ये प्लेसमेंट होता है। इंडक्शन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन ऑफ पर्सन टू द जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में सबसे मिलवा देते हैं भैया ये हमारे मैनेजर हैं इस बार, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन को मिलवा लिया और उनको बता दिया कि भाई ये तुम्हारी कुर्सी है, ये तुम्हारा कैबिन है। तो ये सब क्या कहलाता है, इंडक्शन कहलाता है। इंडक्शन का मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ अ पर्सन टू द जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशन। ओरिएंटेशन भी होता है यहाँ पे, लेकिन लिखा नहीं इन्होंने, इसी के अंदर आ जाता है, इससे पहले हो जाता है ओरिएंटेशन। ठीक है, वो ट्रेनिंग का ही हिस्सा हो जाता है, ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग इसी में लिखा होता था, 11th क्लास में होता था ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, किसी किसी किताब में ट्रेनिंग अलग लिखा होता है, ओरिएंटेशन अलग होता है, वरना ओरिएंटेशन जो होता है ट्रेनिंग का ही पार्ट हो जाता है। ओरिएंटेशन में हम लोग ये चेक करते हैं कि वो अपना बोल सकता है कि नहीं, एथिक्स मैनर ये सब चेक करते हैं। ओरिएंटेशन के अंदर अपना राइटिंग स्किल है, बोलने की स्किल है, पहनने ओढ़ने की स्किल है, बैठने उठने की स्किल है, ये सब डेवलप करते हैं उसके अंदर कि भैया आपको कंपनी में इस तरीके से बिहेव करना है। तो वो सब सिखाया जाता है, तो वो सब ट्रेनिंग के अंदर ही आ जाता है।
अब इनके अंदर एक एक स्टेप बाय स्टेप खुलेंगे। जैसे रिक्रूटमेंट, तो रिक्रूटमेंट करने के क्या सोर्स हैं, कैसे हम रिक्रूट कर सकते हैं। एक है इंटरनल रिसोर्स, इंटरनल सोर्स, और दूसरा हो जाता है एक्सटर्नल सोर्सेस। एक्सटर्नल सोर्सेस के अंदर कई सारे हैं। तो देखो बेटा, इंटरनल सोर्स के अंदर क्या होता है कि जो अपने यहाँ ऑलरेडी है एम्प्लॉय, ठीक है, उनके थ्रू हम वैकेंसी को भरते हैं, कि उनकी हमको क्या करते हैं, उनको अपग्रेड कर देते हैं। ठीक है, जैसे अपने यहाँ मान लो 10 एम्प्लॉय काम कर रहे थे, अपने यहाँ मैनेजर की जरूरत है, तो उन्हीं 10 में से किसी को मैनेजर बना दिया। ठीक है, तो इंटरनल रिसोर्स में क्या होता है कि जो अपने पास खुद एम्प्लॉय हैं, उन्हीं से जो वैकेंसी क्रिएट हुई उसको हम फिल कर देंगे। मैनेजर भाग गया तो हमने जो 10 वर्कर काम कर रहे थे उन्हीं में से एक को मैनेजर बना दिया। तो इसमें क्या होता है कि ट्रांसफर या प्रमोशन के थ्रू हम इंटरनल सोर्सेस को रिक्रूट करते हैं। ट्रांसफर या प्रमोशन के थ्रू इंटरनली। जैसे कानपुर वाले मान लो 2 मैनेजर थे अपने, और वहां काम ज्यादा नहीं है, और लखनऊ वाला मैनेजर छुट्टी पे चला गया है, कानपुर वाले को यहाँ बुला लिया 10 दिन के लिए। तो इंटरनल रिसोर्स से अपनी वैकेंसी जो 10 दिन की क्रिएट हुई थी, इसको कैजुअल वैकेंसी बोलते हैं। कैजुअल वैकेंसी का मतलब जहाँ पे टेम्परेरी वैकेंसी क्रिएट हुई हो, तो इंटरनल रिसोर्स से ही आदमी पूरी कर लेता है। परमानेंट वैकेंसी रहती है तो फिर इंटरनल रिसोर्स से पूरी कर पाना असंभव हो जाती है, क्योंकि एक जगह से हटाएंगे तो वहां काम कौन करेगा, या तो वहां काम में बहुत कम हो गया हो, या ऐसा होगा कानपुर वाली हम फैक्ट्री बंद कर रहे हैं तो उसमें मैंने तो लखनऊ ट्रांसफर कर दिया, तो पॉसिबल है। लेकिन अगर मान लो वो भी कंपनी खुली है, तो फिर हमें नया बंदा और चाहिए ना एक अलग से, तो वो फिर इंटरनल सोर्सेस के अंदर फिल नहीं हो पाता। अब इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट के क्या मेरिट है। पहली बात ये है कि इस रिक्रूटमेंट में जो आपके एम्प्लॉय रहते हैं वो इनकरेज होते रहते हैं कि अगर वो अच्छा काम करेंगे तो टॉप पोजीशन तक पहुंच सकते हैं। जैसे आपकी कंपनी की पॉलिसी है कि हम मैनेजर डायरेक्टली एक्सटर्नल रिसोर्स से नहीं लेके आते। कंपनी ये नहीं होता कि इंटरनल रिसोर्स लगा रही तो इंटरनल रिसोर्स ही लगाएगी सब में। टॉप मैनेजमेंट के लिए इंटरनल रिसोर्स लगा देती है कि भाई मैनेजर हम बाहर से अपॉइंट नहीं करेंगे, डायरेक्टली जो अपने यहाँ इंप्लॉय काम कर रहे होंगे उन्हीं को मैनेजर बनाएंगे, और एम्प्लॉय का एक्सटर्नल रिसोर्स करेंगे। एम्प्लॉय कभी चाहिए तो बाहर से नहीं आएंगे, लेकिन मैनेजर बाहर से नहीं लाएंगे, मैनेजर एम्प्लॉय के थ्रू ही बनेगा। तो ऐसे में जो आपके अंदर एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं वो मोटिवेटेड रहते हैं कि अगर भैया ठीक है, हमारे पास भी मैनेजर बनने की अगर कैपेबिलिटी रहेगी, हम भी अच्छा काम करेंगे तो हम भी एक दिन मैनेजर बन सकते हैं। मैनेजर भी अच्छा काम करेगा इसलिए क्योंकि सोचेगा कि चलो हम जनरल मैनेजर बन सकते हैं, सीईओ बन सकते हैं कंपनी का। तो जो टॉप पोजीशन होती है ज्यादातर कंपनियां इसी तरीके से उसके रिसोर्स करती हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि हर एम्प्लॉय बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहता है अपनी पोजीशन से, सोचता है कि अगर अच्छा काम करेंगे तो हमारी पोजीशन बढ़ जाएगी। तो ये तो एक फायदा है कि भाई मन लगा काम करेंगे तो कंपनी का तो काम अच्छा होगा। फिर आपके पास उन एम्प्लॉय का ट्रैक रिकॉर्ड होता है। अगर मैनेजर बना रहे हो तो आपके पास 10 एम्प्लॉय तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड होगा, कौन कैसे काम कर रहा है, कैसा बिहेवियर है ना, तो उसके बारे से ऑर्गेनाइजेशन पहले से अवेयर होता है। फिर ऐसे एम्प्लॉय को कम ट्रेनिंग देनी पड़ती है, क्योंकि वो ऑलरेडी मैनेजर के अंदर में काम कर रहा होता है, तो मैनेजर कैसे उससे काम करवा रहा है उसको हल्का हल्का आइडिया तो रहता ही है, बात समझ लो, तो उसको ट्रेनिंग की कम नीड पड़ती है। और कम ट्रेनिंग की नीड पड़ती है इसलिए एक्सपेंडिचर भी क्या होते हैं, कम होते हैं। इसमें एक्सपेंडिचर भी क्या होता है, टेक्निकली कम होते हैं, एक्सटर्नल में एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे। इंटरनल रिक्रूटमेंट में मोरल ऑफ एम्प्लॉय भी ज्यादा रहता है, इंप्रूव होता है। तो ये इसके इंटरनल के फायदे थे, मेरिट है। अब डिमेरिट पढ़ लेते कि नुकसान क्या है, लिमिटेशन क्या है। अब लॉन्ग रन में ये हेल्दी साइन नहीं होता, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नया खून नहीं आने पाता। नए खून का मतलब है यंग टैलेंट नहीं आ पाता। तो यंग टैलेंट क्या होता है, जैसे कि भाई कहीं कोई पढ़ाई कर रहा है तो उसके कोर्स में बदलाव होते रहते हैं, नई नई बातें सीखता रहता है। अब मान लीजिए जैसे किसी ने 20 साल पहले सीएमए किया होगा,
तो वो सब नॉलेज जो आप गेन कर रहे हो उसके पास थोड़ी ना होगी। भले वो सीएमए है, एक्सपीरियंस उसको ज्यादा है, लेकिन जो आज की नई नॉलेज है वो उसके पास नहीं होगी। आपके पास ज्यादा नॉलेज होगी, आप एकदम अपडेटेड रहोगे। जैसे एक पता लगा 50 साल पुराना डॉक्टर है किसी चीज का, तो उसको उस समय जो इलाज चलते रहे होंगे, जैसे जैसे सिखाया बताया गया होगा कि भाई इसमें ये गोली दे देना, उस तरीके से काम कर लेना, वो स्ट्रैटेजी उसको पता है। आज यंग जमाने में इतना साइंस आगे बढ़ गया है, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, उसके बारे में उसको इतना आइडिया नहीं होगा, तो पुराने ढर्रे पे काम कर रहा होगा, और एक आज का जो डॉक्टर बना होगा वो नए ढर्रे पे काम कर रहा होगा। तो जब बीमारी नई होती है तो नया डॉक्टर चाहिए होता है जो उससे डील कर पाए। बहुत ज़्यादा पुराना डॉक्टर होगा तो उससे डीलिंग नहीं कर पाएगा उस तरीके से। बात समझ रहे हो? तो इसलिए कहीं ना कहीं ये ड्रॉबैक हो जाता है कि नया ब्लड या यंग टैलेंट आपके पास नहीं आ पाता है। एक ड्रॉबैक है। दूसरा, तो यहां पे अगर मान लो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय की स्किल बेकार है और आपने इंटरनल रिसोर्स ही बना रखा है, जैसे हमने मैनेजर के लिए ऑप्ट कर रखा है कि हम इंटरनल रिसोर्स से करेंगे, इंटरनल सोर्स से ही उसकी वैकेंसी फिल करेंगे, और आपके यहाँ जो एम्प्लॉय हैं इस समय 8-10, उसमें किसी में मैनेजर बनने की कैपेबिलिटीज नहीं है, फिर भी आपने पॉलिसी बना रखी है कि हम मैनेजर की जो वैकेंसी है वो इंटरनल रोड से फुल करेंगे, तो जबरदस्ती जो उनमें 9 में ठीक लग रहा होगा उसको बना दोगे। काबिल नहीं है लेकिन आपके पास कोई चॉइस नहीं बची हुई है। समझ रहे हो? तो एक ड्रॉबैक ये भी हो जाता है कि कभी कभी आपके पास सही इंप्लॉय नहीं होंगे तो उनका प्रमोशन भी, जैसे सरकारी डिपार्टमेंट तो ऐसा ही होता है, जो हायर पोजीशन होती है वो इंटरनल रिसोर्स से फुल होती है। अब सरकारी डिपार्टमेंट में पॉलिसी बदल भी नहीं सकते, सरकार बनाती, तो अब कैंडिडेट उनको सही है भी नहीं एम्प्लॉय, लेकिन अब उसी में से किसी को बनाना है। जैसे बैंक में ब्रांच मैनेजर जो बनता है, डायरेक्टली ब्रांच मैनेजर नहीं बनता है, पहले जो एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं उन्हीं में से एक ब्रांच मैनेजर बनाया जाता है। तो इस समय हो सकता है 10 एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं उसमें किसी में ब्रांच मैनेजर बनने की कैपेबिलिटीज ना हो, लेकिन पॉलिसी बैंक की ऐसी कि उसी में से किसी को बनाना है, बना देते हैं किसी को। उन 10 में जो ठीक लग रहा होता है उसको बना देते हैं। चलो एकदम अच्छा तो नहीं, लेकिन यही थोड़ा बहुत भी सही कर पाएगा, यही कर पाएगा, ऐसा। तीसरा ये है कि प्यूपल क्या होते हैं कि अगर अपने अपनी कॉम्पिटेंसी को प्रूव भी नहीं कर पाते तभी वो प्रमोट कर दिए जाते हैं बीच में ही। तो इसी को पीटर प्रिंसिपल बोलते हैं। कि इनको बीच में ही प्रमोट कर दिया गया। अब है एक्सटर्नल रिसोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्स के अंदर हम लोग बाहर से पीपल लेके आते हैं वैकेंसी को फुल करने के लिए। अब इसके कई सारे मेथड्स हैं, वो पढ़ने हैं हम लोग को। तो अगर एक्सटर्नली हमको वैकेंसी क्रिएट करेगी, एक्सटर्नली वैकेंसी फिल करनी है एक्सटर्नल रिसोर्स के अंदर, तो एक्सटर्नल सोर्सेस क्या है ये समझो। तब पहला है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। देखो तो बेटा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट गवर्न करता है। इसमें क्या होता है कि अगर जैसे कि आप हाई स्कूल 12th जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है और आपके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो आप वहाँ अप्लीकेशन लगा सकते हो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में। वहाँ आपके एक फॉर्म दिया जाएगा, उसमें आप भर दोगे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, और उनके पास डेटा कलेक्ट हो जाता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन को जब उस तरीके का एम्प्लॉय चाहिए, जैसे कि हमको चाहिए ड्राइवर चाहिए, तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से ड्राइवरों की लिस्ट मांग लेंगे कि भैया हमको ड्राइवर रखने हैं 10 छोरे, तो जरा आपके पास अगर कुछ ऐसा डेटा हो जो ड्राइवर बनने के काबिल हो तो हमको दे दो। ठीक है? तो जो छोटी जॉब होती हैं हाई स्कूल 10th वाली, जहाँ पे पढ़ाई बहुत कम करनी होती है, वो सब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू बहुत ज़्यादा वैकेंसी भर जाती है। ठीक है? तो एक है कि भैया आप क्या करो कि जैसे आपको एम्प्लॉय चाहिए वैसा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से आप डेटा मांग लो। ठीक है? तो वहां से आपको पोटेंशियल सोर्स मिल जाएंगे और उनसे आप अपना सीवीवी मंगा के, उनको बुला के इंटरव्यू लेके अपना सिलेक्शन कर सकते हो। दूसरा एडवर्टीजमेंट के थ्रू कि आपको कैसी वैकेंसी है, तो आप न्यूज़पेपर, अखबार,
जर्नल इन सब में अपना ऐड छपवाओ कि हमारे यहाँ भैया 10 कारीगरों की ज़रूरत है। जैसे आप देखता हो कहीं कहीं पोस्टर लगे होते हैं छोटे मोटे, एडवर्टीजमेंट ही तो है। ठीक है, कि दुकान में काम करने वाले लड़कों की आवश्यकता है, सेल्समैनों की आवश्यकता है, ऐसे करके पोस्टर नहीं चिपके होते कहीं कहीं पे, अगर देखा होगा आपने। अखबार में आता है कि यहाँ एक सेल्समैन की ज़रूरत है, यहाँ गार्डमैन की ज़रूरत है। तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी अपनी वैकेंसी को फिल करा सकते हो। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मेनली सीनियर पोजीशन या लोअर, मिडिल लोअर पोजीशन को फिल किया जाता है। तीसरा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इन्हीं को हम लोग कैंपस रिक्रूटमेंट भी बोलते हैं, अंडरलाइन कर लो, कैंपस रिक्रूटमेंट। इसमें यह है कि मान लो आपको बीकॉम पास आउट बच्चा चाहिए तो आप एलयू के पास चले जाओ, एलयू से कह दो कि हमको भाई 100 बीकॉम पास बच्चे चाहिए, तो आप उनका कैंपस प्लेसमेंट करा दो। इस बार जैसे बीकॉम थर्ड ईयर के एग्जाम खत्म हो जाए, जैसे पास हो जाए, उनका कैंपस प्लेसमेंट रख दो, हम यहीं आके 100 लड़कों को लेके चले जाएंगे। हमारे पास भी 100 लड़के आ जाएंगे, उनको रोजगार मिल जाएगा, आपका भी थोड़ा नाम हो जाएगा कि लो एलयू ने रिक्रूटमेंट करवा दिया 100 लड़कों का। और इसमें क्या होता है, खर्चा कम होता है, क्योंकि ऐसे में केवल इंस्टीट्यूट को पैसा देना होता है, ऐसा नहीं कि फ्री में कर देगा एलयू। एलयू भी कैंपस रिक्रूटमेंट का पैसा लेगा, कहेगा हमें 1 लाख रुपए चाहिए, 2 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख रुपए चाहिए। तब भी एक अखबार में डालें, फिर छांटें, फिर बुलाएं, फिर बातचीत करें। ऐसे को कैंपस में इतने बच्चे आ जाएंगे कि साथ चाहिए हमको 100 बच्चे आ जाएंगे, 10,000 बच्चे, उसी समय सबका इंटरव्यू ले लो, उसी समय उसका प्लेसमेंट कर लो, काम खत्म हो जाए। इसको बोलते हैं कैंपस प्लेसमेंट, कैंपस के अंदर ही सब कुछ हो जाएगा। जैसे अपने यहाँ चलता है कैंपस प्लेसमेंट, जब आप सीए में बन जाओगे तो आपका कैंपस प्लेसमेंट का अधिकार आपको मिलता है, वहां आप जाओगे, वहां पे कंपनीज आएंगी, शॉर्ट लिस्ट करती हैं, उसके बाद आपका इंटरव्यू वहीं पे लेंगी, वहीं पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर है एम्प्लॉय वॉक इन इंटरव्यू में क्या होता है कि एक दिन रख दिया जाता है वहां पे वॉक इन इंटरव्यू, उसमें आपको पहले से अप्लाई नहीं करना होता, उसी दिन आप अपना सीवी लेके पहुंच जाओ, टहलते घूमते इंटरव्यू देके चले जाओ, दैट इज कॉल्ड वॉक इन इंटरव्यू। और ऐसे प्री प्लान्ड वाले में आप डायरेक्टली नहीं जा सकते, उस दिन आपको पहले अप्लाई करना होगा, फिर वो आपको बुलाएंगे तब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, तो इनको वॉक इन इंटरव्यू बोलते हैं। फिर है एम्प्लॉय रेफरल, ये भी एक्सटर्नल सोर्स होता है कि आपके यहाँ जो एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं उनसे आप रेफरेंस मांगते हो कि भैया आपकी नज़र में कोई और है। जैसे अपने यहाँ मान लो 4 सेल्समैन काम कर रहे हैं दुकान पे, तो हमने उनसे कहा यार कि यार एक सेल्समैन और चाहिए, तुम लोग की जान पहचान में कोई हो जो ऐसा सेल्समैन वाला काम कर पाए, तो उसको पकड़ लो, रख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, इम्प्लाई से रेफरल आपने मांगा, इम्प्लाई से रेफरेंस मांगते हो, उनके थ्रू अपना लगवा देते हैं। तो छोटी मोटी जॉब में, ड्राइवर की जॉब में ये सब बहुत चलता है। जैसे ड्राइवर कहीं काम छोड़ के जा रहा होता है, तो वो कहता है कि अच्छा चलो ठीक भाई, तुम काम छोड़ के जा रहे हो, तुम दिल्ली शिफ्ट होना चाह रहे हो, तो कोई और सजेस्ट कर दो। मेड वगैरह में होता है, घर में मेड लोग काम करती हैं, अगर मान लो वो किसी वजह से नहीं काम कर पा रही हैं, तो आदमी उन्हीं से कहता है भैया कोई और बता दो तुम अपनी जगह में, अगर तुम्हें सही लगता है तो तुम बता दो। समझ लो, तो इसको बोलते हैं एम्प्लॉय रेफरल, जो आपके एम्प्लॉय हैं उनसे आप रेफरेंस मांगते हो, उनको बुलाते हो। और फिर है मिसलेनियस, मिसलेनियस में क्या होता है, बहुत सारी है, जैसे इसके अंदर एक गेट हायरिंग हो गई। ठीक है, गेट हायरिंग में क्या होता है, फैक्ट्री गेट पे ही बैठ जाते हैं, वहीं पोस्टर लगा देते हैं कि आज हायरिंग हो रही है। ठीक है, इसको गेट हायरिंग बोलते हैं, या और 50 तरीके हो सकते हैं। तो ये सब एक्सटर्नल रिसोर्सेज में आते हैं। अब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के क्या फायदे और क्या नुकसान है, हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं। एक्सटर्नल सोर्स के क्या फायदे और क्या नुकसान। ठीक है, अब एक्सटर्नल में क्या होता है, पहली बात तो है कि अप्लीकेंट वेरी लार्ज आ जा सकते हैं। इंटरनल सोर्स के अंदर तो आपके पास जो एम्प्लॉय है वही है, उन्हीं में से आपको चुनाव करना है। एक्सटर्नल में क्या होता है कि बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आती हैं, और इससे आपको बेटर कैंडिडेट चूज करने में हेल्प मिलती है। उस कैंडिडेट के प्रो एंड कॉन्स, प्रो एंड कॉन्स समझते हो ना, प्रो मतलब मेरिट, कॉन्स का मतलब डिमेरिट। तो हर कैंडिडेट के मेरिट डिमेरिट को अपना वेट करके, तो उसको देख के, नाप के, समझ के, उसके हिसाब से उसको जज कर सकते हैं। तो जब आपके पास अप्लीकेंट बहुत सारे आएंगे तो आपको बेटर कैंडिडेट मिलने में सहायता, एक तो ये फायदा है। ठीक है, फिर ऑर्गेनाइजेशन कैन अवॉइड बॉयश,
तो मतलब ये होता है कि ना सब्जेक्टिव जजमेंट नहीं हो पाता। सब्जेक्टिव जजमेंट का मतलब होता है कि भाई आपको एक कह दिया गया कि नहीं 3 में से चुनाव करना है, आपको बेस्ट नहीं पूछा गया। जैसे आपसे कहीं गए हो खाने पीने में, तो बोझी भैया की पेप्सी लाए कोको कोला, तुम्हारा कॉफी पीने का मन, लेकिन तुम्हें ऐसा मूड ही नहीं बनाया गया, इन्हीं दो में से आपको सेलेक्ट करना है। तो इंटरनल में क्या होता है, बियॉस चलता है। बियॉस का मतलब है कि जो आपके पास है इन्हीं में से आप चुन सकते हो। और एक्सटर्नल में आपके पास लिमिटेशन नहीं होती, कहीं से भी लेके आ सकते हैं एम्प्लॉय को, इतने सारे मेथड है। ऐड किया, मान लो नहीं सही कैंडिडेट मिला तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से ले लिया, वहां से नहीं हुआ कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू करवा लिया। जिस तरीके से आपको बेस्ट एम्प्लॉय मिल जाएगा उस तरीके से ले लोगे। कुछ लिमिटेशन भी है। पहला है कि डिससेटिस्फैक्शन अमंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। तो इससे क्या होता है, एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉय हैं वो डीमोरलाइज हो जाते हैं कि लो साला हम इतने दिन से काम कर रहे हैं, हमको मैनेजर नहीं बनाई, और मैनेजर रखना था तो बाहर से उठा लाए। बात समझ लो। तो उनके अंदर ये रहता है, थोड़ी हीन भावना रहती है कि यार काम चाहे जितना अच्छा कर ले लेकिन रहेंगे हम एम्प्लॉय के एम्प्लॉय, कभी मैनेजर तो बन नहीं सकते, क्योंकि मैनेजर तो ये बाहर से पकड़ के लिए आते हैं हर बार। समझ लो, तो उनका मोराल कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन रहता है। और सबसे बड़ी बात है, एक्सटर्नल रिसोर्स जो है वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, स्पेंडिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ती है एडवर्टीजमेंट वगैरह के लिए। ठीक है। इसके बाद है भैया सिलेक्शन। तो स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर सबसे क्रूशल स्टेज होती है सिलेक्शन करना। सिलेक्शन इज वेरी क्रूशल, बिकॉज अगर कोई गलती कर दी सिलेक्शन में तो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत कॉस्टली पड़ने वाला, बहुत महंगा पड़ने वाला। जो सही कैंडिडेट होगा वो ला नहीं पाए, गलत कैंडिडेट को उठा लाए। जैसे अभी रिसेंट एग्जांपल ले लो, अगर क्रिकेट विकेट देखते होगे तो एमआई ने क्या किया था, मुंबई इंडियन ने पांड्या को कैप्टन बना लिया था। ठीक है, शर्मा जी को हटा के। तो कॉस्टली हो गया इनके लिए, एमआई देखो प्ले ऑफ में नहीं पहुंच पाई। वही रोहित शर्मा होता तो हो सकता प्ले ऑफ तक पहुंच जाती। तो कभी कभी अगर राइट पीपल आप नहीं रखते हो, सिलेक्शन सही आदमी का नहीं किया, तो नैया आपकी डुबा देता है। समझ रहे हो? तो इसलिए सिलेक्शन बहुत ज्यादा क्रूशल स्टेज होती है। सिलेक्शन जो होता है वो निगेटिव प्रोसेस होता है। तो पूछता है कि सिलेक्शन पॉजिटिव प्रोसेस है कि निगेटिव प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन। मतलब इसमें हम लोग होता है 10 में से 2 को सिलेक्ट नहीं करते, 10 में से पहले 8 को हटाते हैं, फिर बचे हुए को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सिलेक्शन जो होता है वो नई, मतलब प्रोसेस जो है वो निगेटिव प्रोसेस होता है। तो इसमें पीपल को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कौन सेलेक्ट हुआ कौन रिजेक्ट हुआ। तो मैनेजर अपनी स्किल, स्पेशल स्किल को लगाता है जिससे वो पता चल पाता है किसको सेलेक्ट करना है किसको रिजेक्ट करना है। अब सिलेक्शन जो है वो एक लॉन्ग प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, और इसमें कई सारे स्टेप लगते हैं। पहला है एप्लीकेशन ब्लैंक, फिर है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, फिर है एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, फिर है फाइनल इंटरव्यू, फिर है बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, और फिर है फाइनल सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। अब ये क्या है समझो। पहला क्या है कि पहले आपसे एक फॉर्म फिल कराया जाएगा, ठीक है, जिसमें आपके रिटन डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे, आपकी क्वालिफिकेशन सब लिखवाई जाएगी। तो एक फॉर्म दे दिया जाएगा आपको, उसमें आपको फिल करके देना है। तो आपका डेटा, आपका मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, क्या क्वालिफिकेशन है वो लिख के, उसमें आपके पेपर अगर नहीं मांगते, सब ऐसे मांग लेंगे। कहीं कहीं एप्लीकेशन में कहता है कि अपनी मार्कशीट भी आपको लगानी है, अटैच करनी है, तो इसको एप्लीकेशन, तो सबसे पहले एप्लीकेशन मंगाते हैं। फिर आपका प्रिलिमिनरी इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है, प्लानिंग का मतलब होता है कि एक ब्रीफ डिस्कशन करते हैं, ठीक है, ब्रीफ ड्यूरेशन लेते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो अनसुटेबल कैंडिडेट होते हैं उसको यहीं से एलिमिनेट कर देते हैं। जो थोड़े से बहुत ज्यादा अनसुटेबल रहते हैं उनको यहीं से बाहर कर दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, ठीक है,
कि मान लो कहीं पे रिसेप्शनिस्ट की जॉब है, किसी अच्छी बड़ी कंपनी में रिसेप्शन की जॉब है, तो वहाँ लड़कियों को रखा जाता है नॉर्मली। तो अगर मान लो कोई लड़की है बहुत ज़्यादा दिखने में खूबसूरत वगैरह नहीं होगी, या बहुत ज़्यादा मान लो ब्लैकिस है, या उनको लगता है सुटेबल नहीं, बहुत ज़्यादा हेल्दी है, तो कहेंगे भाई कंपनी का बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन ही खराब हो जाएगा यहाँ पे। तो उसको तो वहीं से रिजेक्ट कर देंगे। अब कैसे उसको कहते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, हर चीज़ को कहने के 50 तरीके होते हैं समझाने के। कैसे उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, कैसे वहां से मना करेंगे, वो उनकी अपनी स्किल है। लेकिन कुछ चीज़ों को वहीं से सेटिसाइड कर दिया जाता है कि भाई जब हमें पता है कि इसको नहीं रखेंगे आगे चल के, तो यहीं से मना कर दो। ठीक है। कहीं पे मान लीजिए, कहीं सपोज कर लो जिम ट्रेनर की जॉब है, और जो ट्रेनर आए हैं जिनकी सीवी है, अब एक में उसमें खुद ही हेल्दी सा है, मोटा मोटा सा है, तो कहेंगे साला तुम ही फिट नहीं हो, तो तुम लोगों को कैसे फिट रख पाओगे। तो कहीं ना कहीं वहीं से उसको हम लोग हटा देते हैं। तो ये होते प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में। ठीक है। या मान लीजिए हमने कहा कि भाई चलो भैया बीकॉम पास कैंडिडेट चाहिए, अब एक सीवी आई बहुत सारी, उसमें 2 लोग की सीवी थी कि जस्ट वो पास है 33% पे। तो अब इतना खराब थोड़ी ना चाहिए। अब 200 सीवी आ रहे, हमको 10 रखना है, तुमको पता है कि तुम्हारी सीवी तो वैसे ही रिजेक्ट हो जानी, तो तुम्हारा इंटरव्यू भी करा ले, टेस्ट भी करवा ले, तो भी तुमको बाहर ही करना है हमको। तो ऐसी चीजों को प्रिलिमिनरी इंटरव्यू से ही बाहर कर दिया जाता है। ठीक है। तो मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट यहीं से बाहर हो जाते हैं, मोटे मोटे। जिससे ये रहे कि 100 में से हमको 10 को छांटने, आखिरी में हो कि 20-30 में से 10 को छांटना है, आसान हो जाएगा। 100 के भीड़ में 10 को छांटने में तो 50 को वैसे ही बाहर कर देते हैं कि तुम लोग तो वैसे ही रेस से बाहर हो। 50 बेस्ट ढूंढेंगे, 40 बेस्ट ढूंढेंगे, उसमें अपना सेलेक्ट करेंगे। तीसरा है फिर आपका जो प्रिलिमिनरी इंटरव्यू के बाद लोग बचते हैं, तो उनका क्या करते हैं, हम लोग टेस्ट लेते हैं। ठीक है। जिसमें आपके मेंटल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग चेक करते हैं, जिसमें इंटेलिजेंट टेस्ट, ऑप्टीट्यूड टेस्ट, प्रोबेंसी टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, टेस्ट ऑफ इंटरनेट इंटरेस्ट एंड हॉबीज, ये सब इंक्लूडेड होते हैं। अब इन्हीं सबको फिजियोलॉजिकल टेस्ट भी कहा जाता है मॉडर्न जमाने में। तो इसमें हम आपका दिमाग है, ऑप्टीट्यूड है, बोलने चालने का अंदाज, तरीका, ये सब चेक करेंगे। फिर इसके बाद होता है फाइनल इंटरव्यू। इधर देखना बेटा, इधर देखो, इधर बेटा बहुत। सिलेक्शन मोस्ट क्रूशल स्टेज है किसकी, स्टाफिंग की। और फिर हम लोग सेलेक्टिंग प्रोसेस समझ रहे हैं। सेलेक्टिंग प्रोसेस में सबसे खराब स्टेप है, मोस्ट क्रूशल स्टेप होता है सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर फाइनल इंटरव्यू। तो फाइनल इंटरव्यू को हम लोग पर्सनल इंटरव्यू भी कहते हैं, जहां पे एक एक आदमी का इंटरव्यू लिया जाएगा पर्सनली। तो हर कैंडिडेट की स्ट्रेंथ वीकनेस हम लोग देखते हैं। उसके बाद उसके हम लोग नंबर्स देते हैं इंटरव्यू के। फिर इसके बाद हमें लगता है कि हाँ ये कैंडिडेट सेट है, सही है हमारे लिए, तो फिर उसका हम लोग बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेट कराते हैं कि जो सीवी में उसने चीजें मेंशन करी हैं, तो उसमें नॉर्मली क्या होता है, नेम ऑफ रेफरेंस लिए जाते हैं। उन रेफरेंसेस से पूछा जाता है कि इंटेलिजेंस कैसा है, पर्सनालिटी कैसी है। ठीक है। कहाँ कहाँ पहले काम कर रखा है, पास हिस्ट्री है, पास एम्प्लॉयमेंट है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, पुलिस रिकॉर्ड कैसा है ना। तो ये सब बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन हो गया, जिसमें पुलिस वेरिफिकेशन मेन इंपॉर्टेंट होता है। असली चीज में पुलिस वेरिफिकेशन ही होती है। फिर है मेडिकल एग्जामिनेशन, कि फिजिकली कुछ बीमारी बीमारी तो नहीं है, तो मेडिकली फिट है कि नहीं है अपनी जॉब के लिए। तो सबसे लास्ट में क्या हो जाता है, सब चीज चेक करने के बाद हम लोग फाइनल सिलेक्शन और फिर उसका प्लेसमेंट करवा देते हैं। ठीक है। फिर लेटर अपॉइंटमेंट दे देंगे, और उसमें उनकी पे स्केल है, कितना प्रोबेशन पीरियड है, प्रोबेशन पीरियड मतलब ट्रेनिंग पीरियड होता है, स्टार्टिंग में सैलरी क्या रहेगी, कितने अलाउंसेस आपको मिलेंगे, क्या परक्यूजर्स मिलेंगे, ये सब। सिलेक्शन के बाद फिर आता है अपना ट्रेनिंग।
तो जैसे उनका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद हम क्या कराते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको डेवलपमेंट करवाते हैं, जिससे उनकी क्या होती है, उनकी नॉलेज, एडाप्टेबिलिटी स्किल, जॉब को अच्छे से परफॉर्म कर पाए, इसके लिए उनकी नॉलेज स्किल वगैरह हम लोग बढ़वाते हैं, तो प्रॉपर ट्रेंड करवाते हैं जिससे अपना सही से काम करके पाए। अब देखो ट्रेनिंग की डेफिनेशन है सिंपल सी, ट्रेनिंग इज अ एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। तो एकदम सीधी सीधी एकदम फ्लैट डेफिनेशन दे रखी, एकदम सिंपल। ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि नॉलेज और स्किल को बढ़ाना एम्प्लॉय की, जिससे वो अपना काम बेहतर ढंग से निभा पाए। अब ट्रेनिंग प्रोग्राम के क्या एम होते हैं, क्यों ट्रेनिंग दिलवाई जाती है, इससे क्या होता है, जो भी आपके वर्कफोर्स है, एम्प्लॉय है, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, इंप्रूव द क्वालिटी वर्क, क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं, फ्यूचर पर्सनल नीड को भी फिल करता है, फुलफिल करता है ऑर्गेनाइजेशन की ये, और हेल्थ ऑफ एम्प्लॉय भी इससे क्या होती है, इंप्रूव रहती है। उसको डर डर सा महसूस नहीं होता, उसको पता होता है कि हमें काम के लिए ट्रेंड किया गया है, जैसे सिखाया गया वैसे हमें काम करना है। फिर वर्कर की सेफ्टी भी रहती है, अगर ट्रेंड हो जाता है तो जहाँ खतरनाक मशीनों से काम होता है उनको सेफ भी रहता है, सिखा दिया गया तो उनको कोई दिक्कत नहीं, पता लगा कोई बटन दबा दें उसमें करंट आने लगा, समझ लो, बटन दबा दिया उल्टा मशीन चलने लगी, हाथ है फंस गवा। तो अगर ट्रेंड कर दिया जाएगा तो उनकी सेफ्टी भी सही रहेगी। इम्प्लॉय से ऑप्सलेंस, ऑप्शंस का मतलब कोई गलती होने से प्रिवेंट होता है कि एम्प्लॉय अब गलती कम करेगा, तो मिस्टेक्स कम होंगी एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, इम्प्रूव ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, ये भी बढ़ जाता है इससे, उनका कंसंट्रेशन इंप्रूव हो जाता है, ये सारी बातें हैं। तो यहाँ ऑपरेटिव स्किल को बताया गया, ऑपरेटिव स्किल का मतलब होता है कि कैसे हम गिवन टास्क को सही तरीके से करेंगे, ऑपरेट करेंगे, ऑपरेट का मतलब काम करना, तो ऑपरेटिव स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, कैसे हम अपने काम को ऑपरेट करेंगे। अब ट्रेनिंग करने के कई सारे मेथड है, एक होती ऑन जॉब ट्रेनिंग, एक होती ऑफ जॉब ट्रेनिंग। ऑन जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है समझो इधर, आपको एक्चुअली पहले दिन से ही एम्प्लॉय का काम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और वो जॉब करते करते सीखता है, बस इसके लिए सुपरवाइजर लगाए जाते हैं और उनसे काम, मतलब आपको पहले काम पे बिठा दिया जाएगा, फिर वही सुपरवाइजर आपको बताता रहेगा इससे ऐसे होता है, इससे ऐसे होता है। और एक है कि पहले करके दिखाया आपको, 4 दिन समझाया, ठीक है। जैसे गाड़ी सिखाने वाले जो लोग आते हैं, कार चलाओ, कार चलाना सीखें, उसमें 2 टाइप के लोग रहते हैं, एक होते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग देते हैं, आपको पहले दिन ही कार की सीट पर बैठा देंगे और बगल में बैठ जाएंगे और वहां से आपको सुपरवाइज करते रहते हैं, सुनसान इलाके में ले जाएंगे, वहां से आपके धीमे धीमे कार चलवाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले दिन से ही आपको स्टीयरिंग पकड़ने को मिल जाती है, और पहले दिन से आपकी वो परफॉर्मेंस नहीं आ पाएगी, लेकिन आप धीमे धीमे कार चला चला के कार सीखते हो। और ऑफ जॉब में क्या होता है कि पहले आपको वो क्या करेगा, पहले ट्रेनिंग देगा, तो उनकी क्या होती, कार, कार के पार्ट अलग रखे होते हैं, एक टीवी लगी होती है, वीडियो गेम में कार चलाना सिखाएगा तुमको, समझ रहे हो, लेकिन वीडियो गेम में रिमोट नहीं रहेगा, वीडियो गेम में क्या होगा कि टीवी लगी होगी और बिल्कुल स्टेयरिंग जैसा हो लगा होगा, ब्रेक लगी होगी, कार की सीट रखी होगी, लेकिन कार चल नहीं रही होगी। खड़ी कार में आप चलाना सीखते हो, लेकिन वो सब चल रहा होगा वीडियो गेम के जरिए, ब्रेक दबाओगे तो वहां ब्रेक लग जाएगा, एक्सेलेरेट करोगे कार बढ़ने चलती दिखाएं, तो टीवी में चलाना सीखते हो आप, लेकिन फिजिकली आपको देखना है कि भाई कितने, कितना प्रेस करना, कितना हार्ड प्रेस करना, कितना धीमे प्रेस करना है, कितनी काटे शेयरिंग, कितनी कट जाए, वो धीरे हल्का हल्का सीखते हो। तो ये होती है ऑफ जॉब ट्रेनिंग, जहां पे पहले ट्रेनिंग दी जाती है और बंदा ट्रेंड हो जाता है तब जॉब पे बिठाया जाता है। तो ऑन जॉब फीचर में होता है कि कोई आर्टिफिशियल लोकेशन नहीं बनानी पड़ती, जबकि ऑफ जॉब में पहले आर्टिफिशियल लोकेशन बनानी पड़ती है।
यहाँ पे हर चीज रियलिटी रहती है, वहां पहले आर्टिफिशियली आपको सिखा रहा है, टीवी वीडियो गेम में कार चलाना सिखा रहा है, फिर एक्चुअली में कार चलाना सिखाएगा। तो ऑन जॉब ट्रेनिंग में ये सब मेथड है कि जैसे कोचिंग प्रोवाइड कर दिया, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है, जॉब रोटेशन है, वर्सटाइल ट्रेनिंग है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है। तो इन तरीके से ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। अब ऑन जॉब ट्रेनिंग के क्या मेरिट हैं? ऑन जॉब मेरिट में सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक्चुअली में वो एक्चुअल उसी इन्वायरमेंट में काम करता है जिस इन्वायरमेंट में आगे जाके उसको काम करना है। और उस वाले में क्या होता है, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में पहले काम करता है, फिर एक्चुअल में परफॉर्मेंस अलग होती है। ये तो वो बात हो गई कि घर में आप गाना गाना सीख रहे हो, जहां दो लोग बैठे हैं तो आराम से आप मम्मी पापा बैठे आराम से खुल के गा रहे हो, और एक है भी 1000 लोग के बीच में आपको खड़ा कर दिया गया, स्टेज में हाथ पैर कांप रहे हैं। बात समझ पा रहे हो? तो इसमें यह है कि ऑन जॉब में वहां स्टेज पे ही खड़ा करके आपसे गवाएगा सीधा, तो पहले दिन से ही आपको डर जैसा महसूस नहीं होगा, काम करते करते हर चीज सीख रहे होगे। यहाँ पे आर्टिफिशियल टाइप का इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं करना होता है, सबसे बड़ा एडवांटेज ये। दूसरा है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो भी पहले दिन से ही फॉलो कर रहा होता है वो। और एडिशनल पर्सनल नहीं रिक्वायर्ड होते हैं ट्रेन करने के लिए, वो काम करते करते धीमे सीखता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो सीनियर एम्प्लॉय होते हैं वही सिखाते रहते हैं धीमे धीमे। जैसे बगल में एम्प्लॉय है, वो ट्रेंड एम्प्लॉय पहले से काम कर रहा है, आप नए एम्प्लॉय हो, तो उस एम्प्लॉय से कह दिया जाएगा भाई इनको देखते रहना, बताते रहना हल्का हल्का। तो इसके लिए अलग से सुपरवाइजर नहीं रखना पड़ा। और ऐसे तुम्हें ट्रेनिंग देने के लिए पहले ट्रेनिंग स्टाफ लेके आते, तुमको ट्रेंड करता, फिर तुमको बैठाते कंप्यूटर में। तो छोटी मोटी जॉब में ये होता है। ठीक है, जैसे कॉल सेंटर वगैरह होते हैं तो नई नई वहाँ पे लड़के लड़कियां रखे जाते हैं, तो जो पुराने वाले लड़के लड़कियां होते हैं उनको समझा देते हैं भैया इनको तो एक बार बता देना कैसे बोला जाता है। तो उससे कहते हैं पहले इनकी 2-4 कॉल इनकी सुनो, कैसे बतलाते हैं, कैसे बात करते हैं कस्टमर से, वैसे ही तुम फोन करना चालू करना। तो 1-2 बार अपना है तो 1-2 बार वो हेल्प कर देती है, बगल वाली बैठी होगी बता देगी। कस्टमर कुछ पूछ रहा होगा तो कहता नहीं आप होल्ड कर लीजिए, तो नया होता उसको पता नहीं होता, बगल वाला पूछता है तो भैया कस्टमर ये कही रहा, आप बताओ क्या कहें उससे। तो कहते हैं अच्छा इस ऑप्शन पे चले जाना, इसे करके देख लेना, ये बटन दबा देना, सही हो जाएगा आपका, ये एरर आ रहा है। समझ लो। अब आजकल क्या जो नई नई चीज़ें आ रही ना, एसी वगैरह है, टीवी वगैरह है, इसमें कोई चीज़ खराब होती तो एरर डिस्प्ले हो जाती है। कोडिंग कर दी है कि मान लो CH एरर लिख के आ रही तो इसका मतलब ये हुआ, AC एरर लिख के आ रही तो इसका मतलब ये हुआ, DP एरर लिख के आ रही, इसमें डिस्प्ले होके आ जाता है DP। टीवी आपकी खराब हो गई, उसमें पूरा DP लिख के आएगा टीवी में बस, तो इसका मतलब है DP इंडिकेट कर रहा है कि पर्टिकुलर ये चीज गड़बड़ है, आप ये चीज चेक कर लो बस। तो कितना आसान काम कर दिया। ठीक है, जैसे अभी हमने कल लोग एक AC हमने निकलवा के रखी थी 2 साल पहले, तो अभी एक दुकान पे लगवाना था छोटे भाई के, तो उसको लगा रहे तो उसमें CH एरर लिख के आ रही थी। तो वो लड़का आया तो कहते भैया इसमें एरर लिख के आ रही। तुमने कहा देखो क्या है एरर में, क्या गड़बड़ है। तो कैसे रुको देखते हैं, तो अपना डायरी पारी निकाली, तब तक हम यूट्यूब पे सर्च कर लिए, तब तक हम वीडियो देख लिए उसकी CH एरर में क्या आता है, हम खुद ही बता दिए। हमने कहा इसमें सेंसर जो है वो गड़बड़ दिखा रहा है, सेंसर को एक बार साफ करके लगाओ, हो सकता है चल जाए, वरना सेंसर बदल दो, टक से सही हो जाएगी। सेंसर साफ करके लगाए, 2 मिनट में एसी चल गया फटाक से। बात समझ लो। तो इसमें क्या होता है कि कई सारे ऐसी चीजें होती हैं जिसमें आप खुद ही समझ जाता है आदमी, है ना। तो उसमें एडिशनल पर्सनल रिक्वायरमेंट नहीं होते, कहीं कहीं पे लगते भी हैं, लेकिन ज्यादा जगह एडिशनल पर्सनल नहीं लगते, मतलब फिर सुपरवाइजर वगैरह नहीं रखने होते हैं, काम करते करते धीमे धीमे सीखेगा। डिमेरिट ये है कि ऑन जॉब जब आपकी ट्रेनिंग ऑन जॉब ट्रेनिंग चल रही होगी तो फिर उसमें क्या होगा कि उसको कोई डायरेक्शन देने वाला तो होता नहीं है, तो पहले शुरुआती दिनों में वो इतना अच्छा काम नहीं कर पाता है। शुरुआत में क्या होता है कि उसकी जो एफिशिएंसी रहेगी ना उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, खुद काम करते करते सीखता है ना। तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी रहती है वो कहीं ना कहीं कम रहती है एम्प्लॉयज के शुरुआती दिनों में। तो दूसरा इन्वायरमेंट है कि वो जो मशीनें वैसीने हैं उनका एक्सपीरियंस नहीं लेके आ चुका होता है, तो नई बार पहली बार चलाना सीख रहा होता है। अब कोई मान लो सपोज को एंड्रॉइड फोन यूज करता है, पहले दिन जॉब गए हो गए, ये वाला फोन हटाओ, iOS तुमको पकड़ा दिया,
तो शुरुआती दिनों में तो उसको समझने में प्रॉब्लम होगी ना आपको, अगर नहीं यूज कर रखा है तो। यूज कर रखा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एप्पल के जो कंप्यूटर रहते हैं वो थोड़ा अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं, iOS बेस होते हैं ना वो, और जो ऐसे रहते हैं ये हमारे विंडोज़ वाले रहते हैं, ये अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं, तो थोड़े बहुत अलग चीज़ें होती हैं। तो अगर मान लीजिए आपको डायरेक्शन नहीं दिया गया तो फिर चीज़ें और गलत कर देगा कहीं ना कहीं, जिससे इंटरप्राइजेस को महंगा पड़ जाता है। चीज़ें गलत हो जाएंगी, पहले वो काम सुधारें। प्रोडक्टिविटी क्या रहती है, वो एम्प्लॉय कहीं ना कहीं कम रहती है। कभी कभी कुछ जॉब के लिए सुटेबल भी नहीं होता है कि काम करते करते आदमी सीख जाएगा। जैसे टीचिंग के जॉब में पढ़ाते पढ़ाते तो आदमी सीखता है, लेकिन बच्चा ही पहले दिन ही मना कर देगा कि हमें टीचर से नहीं पढ़ेंगे। बात समझ रहे हो? तो उसको पढ़ाते मतलब पहले ट्रेंड नहीं किया गया। जैसे बड़े बड़े स्कूल वाले क्या होते हैं, कोई टीचर अपॉइंट करते हैं तो पहले उसको ट्रेंड करते हैं कि आपको भले सब्जेक्ट की नॉलेज है लेकिन पढ़ाना कैसे है हमारे यहाँ वो समझो, वैसे बच्चे सेटिस्फाई होंगे। समझ रहे हो? तो वो पहले ट्रेंड करते हैं 2 4 10 दिन, फिर पहले दिन से कहते हैं जाओ बेटा पढ़ाओ, अगर बच्चों पसंद आ गया तो मैं रख लेंगे। समझ रहे हो? सब्जेक्ट की नॉलेज उसकी अच्छी, लेकिन पढ़ाने का तरीका नहीं उसको पता है तो फिर नहीं पढ़ा पाएगा वो। तो कहीं ना कहीं ये डिफिकल्टी हो जाती है कि हर जॉब के लिए सुटेबल नहीं होता कि ऑन जॉब ट्रेनिंग से ही हर जॉब रख लोगे। कुछ जॉब पे सुटेबल होता, कुछ जॉब पे ट्रेन कर पाना टिपिकल होती। ऑफ जॉब ट्रेनिंग के अंदर हम लोग लेक्चर एंड क्लासरूम इंस्ट्रक्शन करते हैं, कॉन्फ्रेंस मेथड है, ग्रुप डिस्कशन है, रोल प्लेइंग है, केस स्टडी है, टी ग्रुप ट्रेनिंग है। तो इनके एग्जाम्पल ध्यान रखने, एग्जाम्पल बहुत आते हैं। ऐसे पूछेगा कि ऑन जॉब ट्रेनिंग का ये मेथड नहीं होता है, 3 यहाँ के लिखेगा, 1 यहाँ के लिख देगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखने, कहीं ना कहीं लर्न करने। तो ये आपको यहाँ लिख लो कि लर्न करने हैं आपको, और ये भी आपको लर्न करने हैं कि कौन से एग्जाम्पल है, कौन से मेथड है ऑन जॉब के और कौन से मेथड है ऑफ जॉब के। अब ऑफ जॉब ट्रेनिंग के जैसे लेक्चर एंड क्लासरूम में है कि भैया आपको पहले लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे, क्लासरूम में बैठाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा कॉपी किताबों में, फिर आपसे काम करवाया जाएगा। कॉन्फ्रेंस करवा दी गई, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन जीडी करवा दिया गया, ठीक है, रोल प्लेइंग, रोल बताया गया, समझाया गया, उसके हिसाब से आपको काम करना है। ठीक है, केस स्टडी में ढाल देते, फिर आपसे आंसर पूछेंगे कि ऐसे माहौल में होते तो आप क्या जवाब दे रहे होते। तो ये सब चीजें इसके अंदर होती है। अब ऑफ जॉब ट्रेनिंग के क्या मेरिट हैं? ठीक है, ऑफ जॉब ट्रेनिंग का मेरिट ये है कि एम्प्लॉय को फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, पहले उसको काम सिखाया जाता है तो फ्रस्ट्रेशन वगैरह एलिमिनेट हो जाती है, और फिर मोस्ट रिलैक्स एनवायरनमेंट में अच्छे से परफॉर्म कर पाता है, प्रेशर कम फील करता है वो। फिर उसको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, करंट ट्रेंड, स्किल, टेक्निक, ये सब पता चल जाती है पहले से, काम करने से पहले। सॉफ्टवेयर के बारे में, किस तरीके से कंप्यूटराइज टेक्निक काम करती है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, वो सब पहले से पता हो जाता है, तो उसको टेंशन कम होती है। फिर उस कोर्स के ट्रेनिंग क्या होते हैं कि जो उसके एक्सपर्ट होते हैं उनसे कराया जाता है। ठीक है, तो ट्रेन ट्रेन करने के लिए पीपल आते हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं उस चीज के, तो बेस्ट तरीके से सिखा पाते हैं, बता पाते हैं। जैसे आप देखो, जो कार चलाना सीखने वाला बात है, जो सिखा रहा होगा वो एक एज अ टीचर तुमको समझाएगा। और अगर मान लो कोई कार चलाना जानता है, उससे तुम सीख रहे होगे, तो वो तुम्हें कहता है ऐसे मारा जाता है, वैसे किया जाता है, वैसे करता है। एक लर्निंग चीजें नहीं होती। जैसे वही चीज है कि कोई अपने दोस्त से आप पूछ रहे होते हो कोई सब्जेक्ट, तो जितना पूछे होते हो उतना बताता है तुमको। कोई सवाल तुमने पूछा वो बता देगा ऐसे लगता है, बस पूरा चैप्टर थोड़ी पढ़ा रहा होगा। वो किसी टीचर से कहते हो भैया हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, स्टैट्स पढ़ना, हमको मीन मीडिया निकालना नहीं आता, तो पूरा बेसिक से बताना स्टार्ट करता है। तो इसमें ट्रेंड पीपल रहते हैं, एक्सपर्ट रहते हैं, तो आपको पूरा बेसिक से बताना चालू करते हैं, तो आपकी नॉलेज कहीं ना कहीं इंप्रूव होती है, या आपको शुरुआत से हर चीजें पता चलती है। फिर ऑफ जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है कि बहुत सारे एक्स्ट्रा इक्विपमेंट वगैरह नहीं लगते। जैसे कार चलाना है, ऑन जॉब में कार चलाना सिखाना है, तो एक कार चाहिए होता है ना फिजिकली। और इसमें क्या है कि फिजिकली हमने क्या कर दिया
कि टीवी में बैठा के आपको सिखा दिया, ठीक है, क्लासरूम में बैठा के सिखा दिया। तो एडिशनल मशीनें नहीं चाहिए होती हैं। मशीनें तब चाहिए जब आप काम करने लगो। और अगर मान लो काम करते करते तुम्हें सीखना होता तो सबको एक एक मशीन चाहिए होती है पहले, तभी तो पहले सीखेंगे उसको। और ऐसे कि पहले क्लासरूम है उसमें अपना बैठा पढ़ा समझा सीखा, फिर आप जाके प्रैक्टिकली काम करोगे। तो पहले दिन से ही मशीनें नहीं चाहिए होती, ये एक फायदा है। फिर वही है कि क्वालिटी ट्रेनिंग अच्छी हो जाती है तो उसको वैल्यू अच्छी दे पाता है। दुनिया भर की फालतू बनावटी बातें बहुत लिखता है ये लोग। फिर बाकी अदर कंपनी भी इनवाइट करती हैं कई सारे सेमिनार वगैरह करने के लिए, जहाँ पे आप जा सकते हो। जैसे इंस्टीट्यूट बहुत सारे सेमिनार वगैरह कराया रहता है तो स्टूडेंट को बुलाता है कि आप जाओ समझो सीखो, नई नई बातें अब सीखोगे, आज नहीं कल जॉब करोगे तो वहाँ काम में आएंगी। अब ऑन जॉब ट्रेनिंग के क्या डीमेरिट्स हैं? थोड़ा सा है कहीं कहीं पे क्वाइट एक्सपेंसिव हो जाता है कि अगर मान लीजिए बहुत बाहर करा रहे हो या एक दिन से ज़्यादा का प्रोग्राम है तो होटल में स्टे कराना पड़ा, समझ लो, लंच प्रोवाइड करना पड़ा, डिनर देना पड़ा, समझ लो। जैसे एक्सपर्ट है मान लो दिल्ली में रहता है उस चीज़ का, वो दिल्ली से कह रहा कि हम नहीं आएंगे अपने एम्प्लॉयज़ को यहाँ भेजो, तो आपके लिए कभी कभी इस तरीके से कॉस्टली पड़ जाता है कि होटल में स्टे कराना पड़ जाता है अपने ना। तो डिपेंडिंग ऑन द कोर्स कभी कभी एक्सपेंसिव हो जाता है इस तरीके से। अब इससे तुम्हें ना ट्रेनर की एबिलिटी पता चलती है, ना जो काम करेंगे एम्प्लॉय उनकी नॉलेज पता चलती है एग्जैक्टली कि कैसे वो बिहेव कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कोई कोई समझने में बच्चा बहुत, क्लासरूम में हम लोग होते हैं, कोई कोई बच्चा समझने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी लगाता है, हर चीज समझ जाता है, लेकिन जब उसको सवाल दो लगाने के लिए तो नहीं लगा पाता। तो जब समझा रहे होते हैं हम 2 दिन तो हमें नहीं पता चल पा रहा होता है कि कौन बच्चा कितना ज्यादा परफॉर्म कर पाएगा एक्चुअली में। कोई हो सकता है समझने में टाइम लगाता है, 2 बार पूछ लेता है, कहता नहीं समझ में आया सर दूसरा एग्जाम्पल दे दीजिए, लेकिन जब समझ जाता है तो कर लेता है। तो कौन ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा वो पढ़ाते समय नहीं पता है, जब टेस्ट लेंगे तब पता चलेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो वो चीज है कि रियलिटी नहीं पता चलती है जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, ट्रेनिंग दे रहे होते हैं तो उस समय रियलिटी नहीं पता होती है। रियलिटी तब जाके रियलाइज होती है जब उनको पहले दिन से काम पे बैठाते हैं। तो एक इसका ये ड्रॉबैक है। ऑन जॉब में क्या होता है, पहले दिन से ही पता चल जाता कि इसको तो साला कंप्यूटर ऑन करना भी नहीं आता है, तो कितनी ज्यादा मेहनत का काम, ठीक है। तो ये होता है। फिर अब ऑफ जॉब में एक खराबी ये है कि लर्निंग स्पीड सबकी अलग अलग होती है, तो कभी कभी ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जैसे मान लो पढ़ाते समय हम ऑफ जॉब ट्रेनिंग दे रहे हैं आपको, भाई कैसे एग्जाम पास किया जाएगा, पहले आपको सिखा रहे समझा रहे, फिर आपसे टेस्ट लेते तब आप परफॉर्म करते हो। ये टेस्ट भी तो एक तरीके से ऑफ जॉब ही है, मेन टेस्ट तो वो है जो आप एग्जाम में लिखोगे, तो इसके लिए आपको पहले ऑफ जॉब हम ट्रेनिंग दे रहे हैं एक तरीके से समझो तो। और एक होता है कि मेन एग्जाम में बैठा देते हैं पहले दिन ही, हम कहते हैं ऐसे ऐसे कर लो, कर रहे होते फेल हो जाते 2 बार, फिर सीख जाते, फिर अगली बार पास हो जाते, समझ रहे हो। तो इसमें क्या होता है कि आपकी स्पीड सबकी अलग अलग होती है, तो कभी कभी हम एक स्पीड से चल रहे हैं लेकिन किसी बच्चे की स्पीड बहुत स्लो है तो हमारी बात को समझ नहीं पा रहा होगा। बच्चों की स्पीड बहुत ज्यादा है, टीचर बहुत स्लो पढ़ा रहा होगा, तो उसके लिए होता है भाई कितना स्लो चल रहे हो, कभी जाके चैप्टर खत्म होगा। बात समझ रहे हो। तो जो जिनकी स्पीड अच्छी होती है वो चाहते हैं कि अच्छी स्पीड से टीचर पढ़ाए, जिनकी स्पीड अच्छी नहीं होती वो सोचते हैं कि धीमे धीमे कराए, हमें आराम आराम से कराए। तो सबके लिए वो सुटेबल नहीं होता। अगर पूरे ग्रुप में एक टाइप के लोग नहीं होंगे तो वहां पे चीजें जस्टिफाई होके सही से नहीं आ पाती। तो एक इसका ये ड्रॉबैक है। तीसरा है, लर्नर के पास स्टार्टिंग में कुछ भी नॉलेज नहीं होती है तो पूरा पूरा रिस्क ही रहता है शुरुआत में। फिर प्लेसमेंट ओरिएंटेशन, हम देखो यहाँ लिख दिया प्लेसमेंट ओरिएंटेशन इंडक्शन, ठीक है। तो प्लेसमेंट है पर्टिकुलर जॉब के लिए, उसको हमने प्लेस कर दिया, बता दिया गया कि आपको क्या काम कर दिया गया है। ओरिएंटेशन में यही है कि सब चीज़ें हम लोग चेक कर लेते हैं, है ना, कि उसकी राइटिंग स्किल कैसी है, बातचीत करने का तरीका कैसा है,
और फिर लास्ट में क्या होता है उसको हम लोग कॉल लेटर वगैरह दे देते हैं, जिसमें उसकी सैलरी वगैरह लिखी होती है, वही सब बातें बातें यहाँ लिखी हैं। इनसे क्या ही एमसीक्यू बनेगा इससे। अब इस चैप्टर का चौथा पार्ट आता है, दैट इज लीडिंग। चार चैप्टर में पाते थी, प्लेसमेंट, स्टाफिंग, ये प्लेसमेंट था, उसके बाद कौन सा था, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, और सबसे लास्ट में है लीडिंग। ठीक है, तो लीडिंग बहुत छोटा सा दे रखा है, बहुत ज्यादा नहीं है इसमें। तो लीडिंग इज अनदर बेसिक फंक्शन विद द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट प्रोसेस। लीडिंग इज द यूज ऑफ इन्फ्लुएंस टू मोटिवेट एम्प्लॉय टू अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो लीडिंग का मतलब यह है कि एम्प्लॉय को हम इन्फ्लुएंस करेंगे कि कैसे हम क्या करें कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल कैसे पूरा हो सकता है, उस तरीके से उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। इसमें तीन पार्ट होते हैं, तीन कंपोनेंट होते हैं। पहला, मोटिवेट करो एम्प्लॉय को, फिर है इन्फ्लुएंस करो एम्प्लॉय को, और फिर तीसरा है इफेक्टिव ग्रुप फाइंड करो। तो ये तीन स्टेप आपको लर्न करने हैं, ध्यान रहे। मोटिवेट द एम्प्लॉय, इन्फ्लुएंसिंग द एम्प्लॉय, और फॉर्मिंग द इफेक्टिव ग्रुप्स। ठीक है, चलो यहां तक कर लो, ये वाला चैप्टर खत्म हो गया हम लोग का 5.3। अब इसमें हम लोगों ने ये वाला पार्ट कर लिया है और ये पार्ट कर लिया है। ठीक है, दो पार्ट हो गए हैं, एक दो तीन चार पांच पार्ट और बचे हैं। ठीक है, अब बहुत बड़े बड़े नहीं, इसमें थोड़ा शायद इस वाले में थोड़ा बड़ा है, कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन वगैरह में। एक दो बड़े बड़े हैं, ये तो छोटे छोटे हैं, लीडर मोटिवेशन, डिसीजन मेकिंग, ये सब छोटे छोटे हैं। ये दोनों थोड़े बड़े बड़े हैं कि अभी भी हम लोग देखो, अगर यहाँ देखो तो 202 पन्ने पे है, पेज नंबर 202 पे है, और बुक है 330 पन्ने की, जिसमें से आखिरी के 25-30 पन्ने तो उसके हैं, क्वेश्चंस के हैं। तो 202 पे हैं हम लोग, और कहानी खत्म हो रही है 268 पे। तो मतलब 67 पेजेस और पढ़ाने हैं हम लोग को। तो ऑन एन एवरेज अगर 10-12 पन्ने पे डेली पढ़ते हैं तो 4-5 क्लास में खत्म हो जाएगा। 10-12 पन्ने तो डेली हो ही जाता है। तो जब तक ये 9 तब खत्म होगा ना, 2 जून तक, तब तक खत्म हो जाएगा कोर्स आपका।